नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बिहार की बात करने वाला हूं। अब आप कहेंगे अचानक बिहार की बात क्यों? वो आप समझेंगे चर्चा के दौरान। पर बिहार जैसे ही ये शब्द बोला जाता है, आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? मेरे जहन में दो तस्वीरें आती हैं बिहार की। जब भी बिहार की बात होती है तो वहां के मूल निवासी बिहारी, हार्ड वर्किंग, मेहनती, बुद्धिमान, क्षमता वाले, काबिल लोग। आज की तारीख में आप देश में आईएएस ऑफिसर्स, तमाम सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, आईपीएस ऑफिसर्स, डीजीपी, एसएसपी, देश के किसी भी हिस्से में आप देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो पाएंगे अमूमन वो बिहार के निवासी निकलेंगे। कमाल का टैलेंट है बिहार के लोगों में, और अब तो देश ही नहीं विदेश में भी वो अपने हुनर की ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर बिहार की गरीबी और गुर्बत की तस्वीर। खेतों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, चाय बनाने वाले, रेहड़ी पर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, वो बिहार के निकलेंगे। ड्राइवर्स, गार्ड, वो बिहार के लोग निकलेंगे। और जो तस्वीरें बिहार की दिखाई जाती हैं, जो नैरेटिव, जो विजुअल्स बनते हैं, वो है जंगल राज के। अपहरण और रंगदारी सबसे बड़ा उद्योग बिहार का। आज भी यह तस्वीर हमारे जहन में, हमारे दिमाग में चस्पा है। यह कड़वी हकीकत है। यानी कि लोग काबिल हैं। वो एक पुरानी कहावत है ना, इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर। भारत एक बहुत ही संपन्न, एक अमीर देश है, लेकिन बाशिंदे गरीब हैं। बिहार के लिए इसे कहा जा सकता है कि बिहार के लोग काबिल बहुत हैं, लेकिन बिहार आज भी गरीब है, आज भी पिछड़ा है, आज भी बीमारू राज्यों में ही है। उत्तर प्रदेश आगे निकल गया, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान, वहां पर आप विकास की छाप साफ देख सकते हैं। अब आप पलटकर यह भी कहेंगे कि नहीं, अरे बिहार में तो बाहर है, लगातार 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। सकल घरेलू की उत्पाद दर आप देखिए, जो विकास दर है वो दहाई के आंकड़े में है। काम तो हो रहा है, शराबबंदी भी हो गई, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, लेकिन बिहार में कोई निवेश करने को तैयार क्यों नहीं है? और अब जब मैं बिहार में निवेश की बात करता हूं तो कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता बहुत रही। 1960 से 1990, 30 साल के बीच 25 मुख्यमंत्री रहे। 25, 12 इनमें से ऐसे थे जो 1 साल से ज्यादा निकाल पाए अपना कार्यकाल। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में। और बिहार 1960 का आंकड़े से मैं शुरू कर रहा हूं, आज से 70 साल पहले की करीब बात, या 62 साल टू बी मोर प्रिसाइज। 1960-61 में बिहार की एक बिहारी की आय पर कैपिटा इनकम 215 रुपए थी, और एक भारतीय नागरिक की अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो 393 रुपए, यानी कि 54.7% आय थी भारत के मुकाबले बिहार में रहने वाले व्यक्ति की, जो 89-90 तक 2312 रुपए हो गई। लेकिन भारत में जो आय थी वो 5486 हो गई, 42% रह गई राष्ट्रीय औसत की। और अब 2019-20 का आंकड़ा मैं बताऊं
देखिए कमाई कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इससे पता लगता है कितनी संपन्नता है, कितना विकास है, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है एक राज्य में। तो आय है बिहार में 46,664 रुपए और अखिल भारतीय स्तर पर है ये 1,35,050 रुपए। तो राष्ट्रीय औसत की 34.6%। जबकि 1990 के बाद 15 साल लालू राबड़ी का राज और अब 15 साल से नीतीश कुमार का राज। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है? सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि कुल मिलाकर जो उद्योग है ना बिहार में, वो राष्ट्र में उनका योगदान, देश में जितनी फैक्ट्रियां हैं उसका सिर्फ 1.5% बिहार में है। 100 फैक्ट्रियां हैं देश में, उनमें से 1.5 बिहार में है। और उनमें से भी कुल मिलाकर 3,531 फैक्ट्री, ये 2016-17 का आंकड़ा बता रहा हूं, जिनमें से 2,900 में ही काम चल रहा था। और फैक्ट्री में ऑन एन एवरेज 40 लोग ही काम करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 77 की है। और जो उन्हें मेहनताना वेतन मिलते हैं वो 1,20,000, राष्ट्रीय औसत 2.5 लाख। तो बिहार में फैक्ट्री लगाने से गुरेज क्यों है लोगों को? और एमएसएमई सेक्टर की बात करूं तो यहां पर 7,89,000 ही छोटे, मझोले और सूक्ष्म उद्योग हैं, जिनमें 16 लाख लोग काम करते हैं। तभी बिहार में माइग्रेशन सबसे बड़ी समस्या है। 50% से ज्यादा लोग, 57% बिहार में रहने वाले लोग बिहार से बाहर अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, बेंगलुरु हो, अब केरला में भी आपको बिहार के वासी दिखेंगे काम करते हुए। तो अब बिहार अपनी छवि बदलने के लिए भी बेकरार दिख रहा है। एक बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया दिल्ली में, आज भी हुआ। 700 बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए न्योता दिया गया। कहा गया सिंगल विंडो क्लियरेंस, 1 हफ्ते के भीतर सारे जरूरी लाइसेंस हम आपको दे देंगे। हम हिमालय के नजदीक हैं, हमारा हौसला हिमालय से भी ऊंचा है। अब डर कुछ नहीं, बदला हुआ बिहार है। अपहरण नहीं है यहां का मुख्य उद्योग। हम तस्वीर तकदीर बदलने वाले हैं। ताल ठोकी जा रही है, हकीकत भी हो पाएगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में बहार या बिहार है बीमार? और बिहार में होने वाली है उद्योगों की भरमार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार से ही आते हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव, जेडीयू जो अहम घटक है, मोदी सरकार की साझा सरकार की अगुवाई कर रहे हैं बिहार में, उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य विपक्षी दल है, जाने माने अर्थशास्त्री और सीए शरद कोहली मेरे साथ हैं। लेकिन शुरुआत करूंगा आज की चर्चा के खास मेहमान बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ। तो शाहनवाज हुसैन, बिहार में बहार है ये नारा तो पुराना हो गया, अब उद्योगों की भरमार करने वाले हैं। सपना अच्छा देख रहे हैं, हकीकत में तब्दील कर पाएंगे? संदीप जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां तरह तरह की डिबेट हो रही है उसमें आपने एजेंडे पर बिहार के डेवलपमेंट को, 3rd लार्जेस्ट स्टेट है देश का और 3री आबादी वाला प्रदेश है, और उस पर आज इन्वेस्ट बिहार यहाँ हुआ है, जिसके अंदर आज
बड़ी तादाद में कंपनियां शामिल हुई और मैं कह सकता हूं कि जो 13-14 करोड़ बिहार के लोग हैं उनके लिए खुशी का दिन है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज यहाँ पर समिट हुआ उसमें सिर्फ देश से लोग आए, विदेश से भी आए। यूसुफ अली साहब जो लुलु ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है फूड प्रोसेसिंग में, वो खुद से आए। ये आईटीसी के चेयरमैन आए, अडानी ग्रुप से आए। और अगर मैं कंपनी का नाम लूँ तो करीब 120 कंपनी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आई और उन्होंने इस इन्वेस्टर मीट में खुले मन से बिहार में इन्वेस्ट करने का वचन दिया है। हम अब पुरानी बातों पर डिबेट में नहीं जाना चाहते। मेरी जिम्मेदारी है कि जब मुझे ये ज़िम्मा मिला बिहार में उद्योग मंत्री का, तो हमने ये तय किया कि हम पुरानी बातों की चर्चा किए बिना जो बिहार का परसेप्शन है, जो बनाया गया था फिल्मों के ज़रिए वो या नेताओं के कृत्य के ज़रिए, उसको उससे आगे निकलना है। हम ब्लेम गेम में जाना नहीं चाहते। हमने तय किया कि जब झारखंड और बिहार था तो श्री बाबू के बाद में कोई डेवलपमेंट ऐसा बड़ा नहीं हुआ। बाद में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी तो ठाकुर प्रसाद जी वो उद्योग मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मैं उद्योग मंत्री बना उतने दिन बाद। और जब ये ज़िम्मा मिला तो मेरी जिम्मेदारी थी कि ये मेरे लिए दायित्व है। ये कोई मंत्री का पद मिला, कोई खुशी की बात नहीं। पर ये शाहनवाज भाई, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए एक मिनट सुनिए ना कि 700 बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए बुलाया, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, विदेशी एमएनसीज भी, लुलु ग्रुप का आपने जिक्र किया। अभी 39,000 करोड़ में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, फरवरी तक आप 39,000 करोड़ आ गए थे। हालांकि उसमें भी 30,382 करोड़ तो इथेनॉल प्रोडक्शन में ही पैसा लगाने को लोग तैयार हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि ये कंपनियों को देखिए उद्योगपति आ जाते हैं, नेता बुलाता है, मंत्री बुलाता है, आ जाते हैं। एमओयू भी बड़े साइन होते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साल 2 साल बाद पता लगता है कि एमओयू तो कई लाख करोड़ के हो गए और बाद में पैसा आया नहीं। गलत तो नहीं है जो बात मैं कह रहा हूं? एकदम वाजिब बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, आप पश्चिम के हैं रहने वाले, आपके यहाँ खेती भी बहुत है और उद्योग भी बहुत है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना उद्योग है, अगर आपके ज़िले में जितना उद्योग है, अगर उतना ही उद्योग बिहार में आ जाए तो बिहार बहुत आगे निकल जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो आंकड़े आप हमारे पढ़ रहे हैं ना, वो एमओयू नहीं है, वो SIBP में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो जो अप्लाई करते हैं, पैसा डालकर कहते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, फिर वो हम क्लियरेंस करते हैं और वो महीने में एक बार मीटिंग होती है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम इथेनॉल ग्रेन से भी बनाएंगे, मोलाइसिस से भी बनाएंगे, उसकी पॉलिसी बनाई। और जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में ही मांग की थी कि हमें इजाज़त दी जाए। आपको मालूम है, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं चौधरी साहब, आपके यहाँ भी गन्ना बहुत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी मिल हमारे यहाँ बिहार में थी। अभी आपके यहाँ ज़्यादा है और हमारे यहाँ वो बंद हो गई मिले। लेकिन ग्रेन और जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मक्का होता है, करीब 35 लाख मेट्रिक टन। 3 फसल सिर्फ बिहार में होती है, मालूम है आपको? हमारा मक्का बिहार से बाहर जाता है, औने पौने दाम में जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो ये जो मक्का है जो हम नहीं खाते, खाने से जो बचता है वो जो बाहर जाता है, उससे हम ग्रेन बेस इथेनॉल बनाएंगे। क्या देश को मालूम है, न्यूज़ 24 के दर्शकों को, कि देश का पहला ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट कहाँ बना? मोदी जी के सपनों को किसने साकार किया? बिहार ने। हमने उसका उद्घाटन किया है। सबसे बड़ा इथेनॉल का प्लांट आरा में बनकर तैयार है। खाद्यान्नों की बात ठीक है, शाहनवाज हुसैन, 4 प्लांट बन गया है। ये बात ठीक है, 4 प्लांट बन गया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, अरे सुनिए ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चलिए उसमें आप आगे हैं, वो बात ठीक है।
आप अच्छे कदम उठा रहे हैं। मेरा सवाल यह है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो होती है कि टाटाज ने, भाई जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से मशहूर हुआ ना आजादी से पहले, वो जगह ढूंढी जी, स्टील प्लांट खड़ा किया, बड़ा निवेश। अब ऐसे तो पेप्सी प्लांट भी बन रहा है आपका, बन रहा गया है ना, है। बॉटलिंग प्लांट आपने बना दिया बरौनी में। नहीं, बन गया। एक मिनट, उद्घाटन हो गया सर, उद्घाटन हो गया, बन गया। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी कंपनियां जिस तरह से निवेश के लिए वो गुजरात में जाती हैं, वो राजस्थान में जाती हैं, यूपी के साथ भी थोड़ी सी हिचक थी, अब वो जाने लगी। बिहार में कब आएंगी? मैं उदाहरण देता हूं, नाम लेकर बोल रहा हूं, अनिल अग्रवाल, एक बड़े बिहारी उद्योगपति, नाम का डंका बज रहा है दुनिया में, वेदांता ग्रुप के। बिहार में पैसा कब लगाएंगे? मेरा सवाल यह है, बड़ी फैक्ट्रियां कब बनेंगी? जी जी जी। देखिए, मैंने कहा कि आपका नेशनल न्यूज़ चैनल में पहला न्यूज़ चैनल है जो बिहार के उद्योग पर चर्चा कर रहा है, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट के लिए इथेनॉल, देखिए दो ही चीज़ है, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, इसमें बिहार बहुत आगे जा सकता है। तो हम लोगों को, आपको मैं बता दूं कि फूड प्रोसेसिंग में हम मेगा फूड पार्क मोतीपुर के मुजफ्फरपुर में बना रहे हैं, मेगा लॉजिस्टिक पार्क हम गया में बना रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क जिसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन लगती है उसके लिए हमने बिड किया है, वो बेतिया में बना रहे हैं। उसी तरह हम लेदर पार्क किशनगंज में बना रहे हैं। हम अब मेगा कर रहे हैं। आप हमें सूक्ष्म कहते थे, हमें जो अब मेगा वर्ड सुना था अपने बिहार में, हम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि में बहुत काम किया, उसकी ज़मीन तैयार कर दी है, रनवे बना दिया है। अब मैं उस पर टेक ऑफ करा रहा हूँ, उद्योग को आगे ले जा रहा हूँ। और मैं आपसे कह दूँ, किसी क्षेत्र में हम छोड़ेंगे नहीं। सिरेमिक टाइल है, मोरबी में बनता है, बिहार आते 7 दिन लग जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है। मैंने उनसे कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। और जो लोग परसेप्शन बनाते थे कि बिहार के बारे में क्या है, बिहार आज बहुत अच्छा है। बिहार में कानून का राज है, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है, एनडीए की सरकार है, लेकिन वो चर्चा नहीं होती थी। प्रकाश झा तो आपके नजदीकी भी रहे, आपके गठबंधन के बड़े नजदीकी हैं सर, उन्होंने ही बनाई। पुराने जमाने की बात थी जनाब, कल की बात छोड़ दीजिए, कल की बात और थी। नहीं, कल की तो बात ही नहीं कर सकते। 15 साल से आपका राज है, डबल इंजन सरकार आपकी है ना। वो 2005 से पहले की बातें करते रहेंगे, 2005 से 2020-22 आ गया तो ये स्थिति और बदल जानी चाहिए थी कि नहीं? देखिए चौधरी साहब, आपने सही बात कही और मैंने भी कोई दावा कहाँ किया। मैंने कहा कि बिहार में लोग कहते थे कि सुई की फैक्ट्री नहीं लग सकती, 10 महीने में जूस का, बॉटलिंग का प्लांट पेप्सी ने वहां लगा दिया। लोग कहते थे कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। एक फैक्ट्री ने उद्घाटन हो गया मुख्यमंत्री जी के हाथ से, 3 बनकर तैयार है। मेगा फूड पार्क में काम शुरू हो गया। जो बंद चीनी मिल की जमीन थी उस पर हम चीनी मिल भी लगा रहे हैं, उसके अंदर इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। हम जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर पूरा रिफॉर्म किया हमने। हम ये कह रहे हैं कि अगर देश तरक्की करेगा, अगर बिहार तरक्की नहीं करेगा तो देश में नक्शे में एक इलाका अंधेरा दिखे, वो सही नहीं है। नहीं, वाजिब बात है आपकी, तरक्की में बिहार भी आपकी वाजिब बात है। देर आया दुरुस्त आया कहूं से, क्या आपका वेस्टर्न यूपी एक मिनट, नहीं, देर दुरुस्त नहीं है। अभी हम आए, अभी आए, दुरुस्त आए नहीं, देर आया दुरुस्त आया। चलिए ये बात ठीक है। मुझे एक बात हम तो अभी 1 साल नहीं हुआ। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं बिहारियों का मुरीद हूं। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त बिहार के लोग हैं। जब से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, चारों तरफ बिहारियों से ही घिरा रहा और उनकी काबिलियत की मैं दाद देता हूं। पर ब्रेन पावर के बावजूद, और ब्रेन पावर की बात नहीं है सिर्फ शाहनवाज हुसैन, बिहार की ज्योग्राफिक लोकेशन जो है, जो हमारे जो खनिज पदार्थ चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उन इलाकों से घिरा हुआ है बिहार। आपको कोयला चाहिए, आपको खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आपको लोहा चाहिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वो सब कुछ नजदीक है, पर बड़ी फैक्ट्री नहीं दिखती है बिहार में।
वो मानसिकता क्या नहीं बदलती थी दिखी? बिहार में। आज जब आप बड़े निवेशकों से बैठक कर रहे थे, वो मानसिकता बदल रही है क्या? देखिए चौधरी साहब, नहीं दिख रही थी बिहार में, अब दिख रही है बिहार में। आपको मैं बता दूं, बड़ी बड़ी हमारे पास पूरा फुटेज है, हम आपको भेज देंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार हमारे बिहार में आइए, सिर्फ बिहारियों से दोस्ती करेंगे और बिहार नहीं जाएंगे ये तो नहीं चलेगा। आप जानते हैं विक्रमशिला हमारे यहाँ, नालंदा हमारे यहाँ, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पहले हम थे। ज्ञान की गौतम बुद्ध को ज्ञान वहीं मिला। आप आइए, आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। कुछ वहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, ब्रेन वहाँ पे पावर है देखिए। पर ड्रेन कर रही है और जगहों पर जा रही है। ब्रेन ड्रेन जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम ब्रेन इस मुल्क के चप्पे चप्पे पे हमारा हक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिहार के लोग जाएंगे, काम करेंगे। हम तो सिलिकॉन वैली पहुँच गए, हम तो पूरे दुनिया में पहुँच गए। लेकिन बिहार के लोगों को मजबूरी में बिहार न छोड़ना पड़े, ये अज़म, ये इरादा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार व्यवस्था की भी एक दिक्कत है क्या? जो सिस्टम बना हुआ है, आपने सिलिकॉन वैली का जिक्र कर दिया शाहनवाज हुसैन, और बताइएगा अगर मेरी जानकारी गलत हो तो, एप्पल भारत में अपने फोन बनाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए बिहार में दिलचस्पी दिखा रहा था कि नहीं? वो बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहता था कि नहीं? जमीन ही नहीं दी, फाइलों में ही उलझा कर रख दिया एप्पल को। वो दक्षिण में चले गए, 10,000 लोगों को नौकरी भी मिल गई और वहां पर एप्पल फोन बनाए जा रहे हैं। गलत जानकारी दे रहा हूं क्या मैं? नहीं, उस वक्त देखिए हमारे पास जमीन की थोड़ी कमी थी। बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने करीब जो बंद चीनी मिल की जमीन थी 2800 एकड़, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। अगर कोई आपको इन्वेस्टर मिलता है, कभी आपके भी बहुत दोस्त हैं, और उसको लगता है कि उसको जमीन चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम, ईज एंड डूइंग बिजनेस में बिहार नीचे से गिना जाता था, हम ऊपर से गिने जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, 100 डेज में आप डिबेट कर लीजिएगा। ये तो आपको गुजरात से थोड़ा सीखना चाहिए ना। सिंगूर में हल्ला कटा, नैनो प्लांट पर बवाल हुआ 2007-8 में, महीना भी नहीं लगाया और वो जमीन दे दी गई सानंद में, गुजरात में। हालांकि अब वो लकटकिया दिखती नहीं है खार, पर मैं राज्य सरकारों की नीति के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नीति को लेकर ये जो जाले लगे हुए हैं ना सरकारी, लाल फीताशाही के, वो जाले हट गए हैं क्या? एकदम हट गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार एयर कंडीशन स्टूडियो से निकलकर बिहार की तपिश में भी आइए, और आपको मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते आपको ले जाऊंगा। मैं जानता हूं फील्ड में बहुत जाते हैं, इलेक्शन में ही जाते हैं। कभी इंडस्ट्री पे डिबेट हो रही है, देखिए कितनी बड़ी बात है, तो आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, काम होता हुआ दिखाऊंगा, काम चलता हुआ दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। मैं कसौटी पर परखेंगे, दावा करने नहीं बैठा, हम कसौटी पर परखेंगे। एकदम कसौटी पे परखिए, कसौटी पे परखिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एक नारा दिया, पुराने परसेप्शन से हटिए। अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मैंने कहा एक बार तो आइए बिहार में। तो चौधरी साहब, मैं आपको भी कहता हूं, एक बार तो आइए बिहार में और अपनी आंखों से देखिए कि वहां कितना काम हो रहा है। और मैंने कंपनियों से कहा है, सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। हम गोडाउन बनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो बिहार है वो देखा जाए। ठीक है, हर स्टेट में कोई ऊंच नीच होता है, कोई ऐसी स्टोरी होगी जिस पर मजा लेकर आप चलाते होंगे, लेकिन बिहार तो हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपने चलाया है। आप जो उद्योग के बारे में आपने चर्चा की है, हिमालय से भी ऊंचा हौसला रखने की जो बात कर रहे हैं ना शाहनवाज, हिमालय समुंदर हमसे दूर सही, लेकिन हिमालय बिहार से नजदीक है। इसलिए हम बिहारियों का हौसला हिमालय से ऊंचा है, और हम उस एक बड़ा काम, एक मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारी मेहनत है। हम इसको मिलकर इसको हम परखते रहेंगे, बिहार बनाएंगे, हम परखते रहेंगे। हौसला आपका बुलंद है, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार लेते रहेंगे और इन्वेस्टिगेट भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमानों पर जाता हूं, बिहार बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजीव रंजन, हौसले तो बुलंद हैं, पर बिहार में बहार नहीं, बिहार अभी दरअसल मैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं,
बिहार में बाहर नहीं, बिहार दरअसल अभी भी बीमार है। गलत कह रहा हूं मैं राजीव रंजन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी शाहनवाज जी ने तो रोशनी डाली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम जहां से आगे चले और वहां से आज जिस मुकाम पर हम हैं, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की जो 1947 से 2005 के बीच का जो ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान कांग्रेस और राजद की सरकारें बनी और इन 15 वर्षों में जो विकास का एक रास्ता बिहार ने तय, फ्लाईओवर्स, सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछाया गया। बिजली को लेकर 15-16 घंटे तक बिजली बिहार के लोगों को मैसर नहीं होती। शहरों में भी दिन में मुश्किल से 2-4 घंटे, रात में 2-4 घंटे, ये परिस्थिति थी। आज हम लोग, हमारा जो जनरेशन का कैपेसिटी है वो 6000 मेगावाट से ज्यादा है, जो लगभग 6400 मेगावाट है। और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो जो हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं तो 12000 मेगावाट हम लोग बिजली पैदा करें। जो बिहार में जो महासेतुओं का स्तर है, मैं उसको कह सकता हूं कि विश्व स्तरीय महासेतुओं का निर्माण बिहार में हुआ है। हर घर तक नल का पानी पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, मैं नहीं कहूंगा कि देश के उन्नत राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हुई है, लेकिन जहां हम थे वहां से एक लंबी छलांग हमने लगी। अच्छा, एक चीज बताइए राजीव रंजन, आपने कई आंकड़े दिए। खुशहाली का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि किसी भी राज्य का या किसी भी देश का बाशिंदा, नागरिक, वो कितनी कमाई कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 की अब मैं बात कर रहा हूं, 46,664। राष्ट्रीय औसत 1,35,050 रुपए। राष्ट्रीय औसत का 34.6% कमाता है बिहार का एक व्यक्ति। 1990-91 में वो 42.4% राष्ट्रीय औसत का कमाता था और 1960 में वो 54.7% राष्ट्रीय औसत का कमाता था। तो मतलब बाकी देश के लोग, कमाई उनमें इजाफा हो रहा है, एक बिहारी की कमाई तो घटती जा रही है। तो ये देखिए, कैसे? सबसे पहले इस मर्ज को पहचानना होगा। 1953 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है और फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने जिस जीआरडी टाटा के महान उद्यम की बात आप अभी कर रहे हैं, बिहार को ग्रहण लगा, इसलिए कि बिहार के पास उस समय झारखंड भी था, माइंस मिनरल्स बिहार में भरे हुए थे। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने वेस्टर्न इंडिया के लिए और साउदर्न इंडिया के लिए ये मार्ग प्रशस्त कि बिहार के माइंस एंड मिनरल्स के बल पर अपने यहाँ वो उद्योगों को विकसित करा सके। और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 92 तक हुआ जब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस लेने का फैसला किया। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, इसके हर 5 ईयर प्लान बिहार के साथ जो आबादी का प्रश्न है, जब आप दुनिया की बात करते हैं कि हम छठी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आपको वो बिहार पर भी लागू होता है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी का प्रांत और बिहार का मतलब जो GDP प्रति व्यक्ति आय कम है। अच्छा, एक चीज बताइए राजीव रंजन जी, मुझे 5 जी, बड़ी कंपनियों के नाम बताइए जिनकी प्रेजेंस है बिहार में, जिन्होंने उद्योग लगाई या फैक्ट्री लगाई 15 साल में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े उद्योग और छोटे उद्योगों की बात नहीं कहूंगा, मैं अच्छा। इतना कहूंगा कि अकेले एमएसएमई सेक्टर ने 94 लाख नौकरियां पिछले वर्ष दी हैं और एमएसएमई सेक्टर ने अकेले एक्सपोर्ट में 49% का योगदान दिया। अब बिहार में बड़े उद्योगपति पैसा नहीं लगा रहे हैं ना। आप गुजरात की बात करिए, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, फटाफट किसी भी वहां के नेता से पूछिए, वो दर्जनों कंपनियों के नाम गिनवा देगा। बिहार में क्यों नहीं गिनवा पा रहे आप? देखिए, ये पहले हम लोग बोलते थे इस बात को कि बिहार, अगर आप गुजरात की तुलना करेंगे तो गुजरात द्वारका से तो पैसा ले, वहां रेवेन्यू के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी जाना पड़ा, अपनी आर्मी के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो गुजरात को छोड़िए ना, राजस्थान की बात करते हैं।
मैं जो मध्य कह रहा प्रदेश हूं, की बात देखिए, करते सबसे हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो बीमारू policies- राज्यों में आते थे वहां निवेश हो रहा है, बिहार में निवेश क्यों नहीं होता? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका लेदर पॉलिसी, आपका लॉजिस्टिक पॉलिसी, आपका टेक्सटाइल पॉलिसी, ये बहुत जल्द आने वाला है। इथनॉल पॉलिसी को लेकर हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहन योजना देश में लाने वाला ही पहला राज्य। 36 करोड़ लीटर इथनॉल का आज करार हुआ है देश की पेट्रोलियम कंपनियों में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं 87 बड़े यूनिट्स लगे हैं बिहार, जिसकी बानगी है, आपने पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट आपने देखा, वो भी 550 करोड़ रुपए का आप bottling समझ रहे हैं, आप अर्थव्यवस्था को जानते हैं, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं। बड़ी फैक्ट्रियां गुरु, और आप युवा हैं, यू आर अ प्राउड बिहारी योरसेल्फ। मतलब बिहार के लोग सिलिकॉन वैली में भी जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, बिहार में वो झंडा बुलंद करने क्यों नहीं आते? संदीप जी, आज जो बैठक हुई है उसमें आईटीसी को आप बड़ी कंपनी मानते होंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। आईटीसी के संजीव पुरी जी ने कहा है, उनका बयान है, मैं कोट कर रहा हूं, कि बिहार से आईटीसी का गहरा रिश्ता रहा है और आने वाले दिनों में यह रिश्ता और मजबूत होगा। अभी ऑलरेडी बिहार में आईटीसी के 9 उत्पादन प्लांट चालू है और आने वाले दिनों में आईटीसी बिहार के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करेगा। एक चीज समझने की आवश्यकता है संदीप जी, आज से 15 साल पहले हमारा प्रांत मर्डर के लिए जाना जाता था, आज वो मखाना प्रोडक्शन में नंबर 1 है, मशरूम प्रोडक्शन में नंबर 1 है। एक सकारात्मक वातावरण बना है। जो हमारा बजट 25,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज 2.25 लाख करोड़ का है। लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, जेंडर जस्टिस, महिलाओं के लिए सुरक्षा, आज सभी मानकों में एक बुनियादी परिवर्तन आया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट के बावजूद जो हमारे सामने अवसर हैं और चुनौतियां हैं, उन सभी अवसर और चुनौतियों का मौलिक विश्लेषण करने के बाद आज का एक ऐतिहासिक दिन रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, बिहार पहला राज्य बना जो कि इसकी पॉलिसी लेकर के आया। इसी तरह तमाम ऐसे अवसर आने वाले समय में और सृजित होंगे, क्योंकि हमारे सामने असीम संभावनाएं हैं। और शहनवाज जी के देखिए, ऐसा है, शाहनवाज हुसैन हो, राजीव रंजन और अब आप लगातार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अहम है और उसमें निवेश आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और वो एक कामयाबी है बिहार की, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर आज की तारीख में जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं और नए वैश्विक ऑर्डर की बात करते हैं, दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हैदराबाद बन गया साइबराबाद, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली बन गया देश का, और आप मुझे मशरूम, मैं उसको डिनाई ना करते हुए, पर यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, आप बताते हैं जी इथेनॉल हो जाएगा, मशरूम के प्लांट लग जाएंगे, हम मखाने में आगे बढ़ गए। दुनिया कहां पहुंच गई, बिहार कहां है? संदीप जी, बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है आपने और बिल्कुल ही पॉइंटेड जवाब मैं देना चाहता हूं। बिहार में आज की तारीख में पटना, गया और रिसेंटली दरभंगा में एक एयरपोर्ट आया है। और देखिए, एक एयरपोर्ट आने से आपने कहा कि एआई इनेबल्ड क्या है, टेक्नोलॉजी सपोर्टेड क्या है। दरभंगा के एक युवा दिलखुश कुमार ने ओला के तरीके का एक एप्लीकेशन शुरू किया है जिसका नाम गो आर्या कैब्स है। उस गो आर्या कैब्स को ओला की तरह बुक करते हैं और एक एयरपोर्ट खुलने मात्र से आज वो 500 लोगों को रोजगार दे रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा, दरभंगा से सीधी फ्लाइट बैंगलोर के लिए है, कलकत्ता के लिए है, मुंबई के लिए। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज विचार कर रहे हैं कि वहां पे एयरपोर्ट आ गया है तो क्या हम लोग दरभंगा में बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। तो ये जो वातावरण बना है, ये एक दिन में नहीं बना है, ये पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में एक सकारात्मक वातावरण बनने के बाद संभव हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जानते हैं कि एआई इनेबल्ड सेक्टर का बोलबाला रहने वाला है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बड़ी संख्या में बिहार की युवा इससे जुड़े हैं और इन क्षेत्र में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को और मजबूत कैसे करना है, इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। बिहार की युवा प्रगतिशील है, बिहार की युवा इनोवेटिव है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना के साथ एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे। कैब तरीके और भी स्टार्टअप शुरू होंगे। सूरत और सीरत बदलने वाली है क्या बिहार की?
देखिए संदीप जी, आपने विश्लेषण में ही सारी बातों को कह दिया और समझने वाले समझ भी गए। अब भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के हमारे मित्रों ने, भाइयों ने ये कहा, इतनी लंबी चौड़ी 17 वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई तो हंसी आ रही थी, जनता भी देख रही होगी। तो 17 वर्षों में क्या किया बिहार की सरकार ने, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि पूरे देश में बिहार फिसड्डी है। सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार से और स्नो पाउडर लगा करके अपनी छवि मीडिया में चमकाने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। आपने जितने सवाल किए उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। हम इन्वेस्टर समिट पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम अच्छी बात है, पहल हो रही है, लेकिन इसके पहले 2005 से आप देखेंगे तो पटना को पेरिस बनाने की बात भी हुई थी। कितनी बार मौर्या होटल में, पटना के होटलों में, 5 स्टार होटलों में इस तरह के आयोजन किए गए कि ये कंपनियां आएंगी, ये कंपनियां आएंगी। कोई कंपनी नहीं आई। विधानसभा के चुनाव में 2020 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जी यहाँ समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, इसलिए यहाँ कोई उद्योग नहीं लग सकता है। तरह तरह की विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, इसलिए बिहार विकास नहीं कर सकता। ये सरकार की बातें हैं। तो हरियाणा में कैसे लग रहे हैं उद्योग, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में कैसे लग रहे हैं? वहां कौन सा समुंदर है? ये इसलिए हमने कहा, ये हमने नहीं कहा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का वक्तव्य हमने कोट किया। और जिस राज्य में संदीप जी 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल एक हवा के झोंके में उड़ जा रहा हो, बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा हो, कभी चूहा शराब पी रहा हो, कभी उद्घाटन के पहले पुल बह जा रहा हो, बड़े अपराध अपहरण, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी यहाँ उद्योग लगाने क्यों आएगा? हमारी सरकार तो इसकी शुरुआत आपने ही तो की थी, लोगों ने, आपके राज में ही तो ये शुरुआत हुई। नहीं, मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट, अब आंकड़ा सुनिए ना। नहीं, मैं एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। 1990 से 2005 मैंने बताया ना कि 2019-20 में जितना एक आम भारतीय कमाता है, राष्ट्रीय औसत जो है प्रति व्यक्ति आय की, उसका 34.6% ही बिहारी कमाता है जी। 1990 में जब लालू राज कायम हुआ तो बिहारी कमाता था 42.4% राष्ट्रीय औसत का, और ये 95-96 में हो गया 25.6%। एक आम भारतीय 100 रुपए कमा रहा था तो बिहारी कमाने लगा सिर्फ 25 रुपए 60 पैसे। 2000-2001 में ये 33 रुपए 60 पैसे हुआ, और 2005 में ये 27.5 रुपए। 4 गुना भारत का एक नागरिक कमा रहा था एक बिहारी के मुकाबले। ये कच्चा चिट्ठा है आपके राज का। अब और इनके राज का कौन सा चिट्ठा पक्का है ये बता दीजिए संदीप जी, वो भी आंकड़ा हम जान लें। अभी आपने खुद ही कहा अभी क्या औसत दर है देश का और क्या है बिहार का। जो लोग हम लोगों की सरकार के समय, आज भी हम दावे के साथ कह रहे हैं, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में रेल मंत्री थे तो उन्होंने जितने रेल के कारखानों को यहां लाने का प्रयास किया, लाया। इसके बाद इस सरकार जब से हम लोगों की वहां भी नहीं रही और बिहार में भी नहीं रही, इसके बाद डबल इंजन की सरकार में भला कौन सा ऐसा लाभ मिला बिहार को, कौन सा फायदा मिला, ये सत्ताधारी दल के लोग बता दें। जंगल राज की ऐसी तस्वीर कायम कर दी कि पैसा कौन लगाता की बातें की गई। नहीं, ये तर्क दिया जा रहा है कि जंगल राज की ऐसी तस्वीर 15 सालों में आप लोगों ने कायम की कि निवेशक ने अपना हाथ खींच लिया कि बिहार नो गो एरिया हो गया, भैया वहां नहीं जाना। यहां तो संदीप जी पिछले 17 वर्षों से तो राक्षस राज की ऐसी तस्वीर आई कि अब वो राज को लोग बेहतर बताने लगे। इस राज्य में जिस तरह से बेरोजगारी हो, गरीबी हो, कुपोषण हो, भुखमरी हो, शिक्षा का सवाल हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, सबको पता है। भला मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कौन भूल सकता है? बीपीएससी परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, ये कौन भूल सकता है? तो जो लोग हम लोगों के शासनकाल को बदनाम कर रहे थे, आज वो
अपने शासनकाल का गिरेबान में झांके कि ये राक्षस राज कायम हो गया। अब तो बिहार के लोग कह रहे हैं कि कई गुना बेहतर थे उस समय के शासनकाल आदरणीय लालू प्रसाद जी। ठीक है आनंद माधव, जी के साथ क्या इट इज अबाउट हाई टाइम कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े उद्योग लगे? जी मैं इसमें जल्दी से 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ ये पहला समिट नहीं है। इसके पहले आपने भी देखा और आपने भी बताया कि कई एमओयू साइन हुए जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। दूसरी बात, एक मजेदार बात, अभी दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, एक भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता है वो, और दूसरा जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जब स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि मैं कल की बात नहीं करूंगा। यानी आज तक ये 17 साल में 2005 से अगर 22 तो लगभग 17 साल अब हो ही जाएगा। इस 17 साल में कुछ नहीं हुआ था, अब मैं आया हूं तो मैं जादू की छड़ी लेके आया हूं, उसको पूरा कर दूंगा। एक तो ये। तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे और भागलपुर का प्रतिनिधित्व करते थे, इन्होंने कहा था भागलपुर एयरपोर्ट के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया था भागलपुर की जनता को। वो इतने साल में तो नहीं बना जन के मंत्री रहने के समय में। अभी भागलपुर वाले संघर्ष कर रहे हैं, तभी भी उनका कोई इस संदर्भ में कोई बयान नहीं आया है। तो इनकी भी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। रही बात सिंगल विंडो सिस्टम की, सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ बहुत सालों से है। अभी अगर आप जाइएगा तो उनकी जो विंडो है वहां जाला लगा हुआ है। तो कैसे क्या करेंगे, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि बिहार की धरती जो है नौकरशाहों की बोझ से दबी जा रही है और सरकार यहाँ कोई मंत्री नहीं चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री और बाकी जो है सारा नौकरशाह यहाँ चला रहे हैं। तो इनका जो कहा इन्होंने वो कितना परसेंट इम्प्लीमेंट होगा ये अपने आप में। नहीं, ये लाल फीताशाही बिहार में इतनी हावी क्यों है? देश में भी, सिर्फ बिहार में बिहार के लोग नहीं है नौकरशाह, पूरे देश में नौकरशाही पर कब्जा है बिहारियों का। और जगह ये लाल फीताशाही आड़े नहीं आ रही है, बाकी राज्य आगे सरपट दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये लाल फीताशाही, ये फाइल अटकने का काम, मैंने इसीलिए एप्पल का उदाहरण देते हुए ये सवाल पूछा शाहनवाज हुसैन से कि वहां जमीन ही नहीं मिली। जमीन नहीं थी जी, बिहार में जमीन नहीं मिली एप्पल को देने के लिए, दक्षिण में लगा दिया प्लांट। नहीं, इसका जो सबसे बड़ा कारण है जो मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि बिहार में सच्चाई ये है कि शासन किसी एक व्यक्ति विशेष की है, जिसके कारण वो सब नौकरशाह जो है वो बाकी मंत्रियों को भी नचाते रहते हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात सिर्फ एक ही की चलती है, बाकी लोगों की नहीं चलती है। यही कारण है नौकरशाही यहाँ बुरी तरह से हावी है। मैं बिना नाम लिए यहाँ पे मैं ये कहूंगा, एक बात की चर्चा करना चाहूंगा। एक बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी, तो चूंकि मैं राजनीति में हूं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब मंत्रियों को कौन पूछता है, यहाँ तो सारी सत्ता जो है वो नौकरशाहों मतलब आईएएस अधिकारियों चलती है। हमने कहा कि एक समय कांग्रेस का जब राज था और उनका फोन आता था तो आईएएस अधिकारी खड़े होकर उनसे बात करते थे, जो सच्चाई है। और आज की स्थिति है कि आप इस ढंग का बयान आप अभी मैं कांग्रेस के अतीत के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता हूँ आनंद माधव। 60 से 90 30 साल में 25 मुख्यमंत्री, किसका राज था? 25 मुख्यमंत्री, ज्यादा राज किसका था? 12 मुख्यमंत्री ही एक वित्तीय वर्ष को पार कर पाए। संदीप जी, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर भी स्थिति बेहतर थी। अभी ये बताएं कि अभी कोई जो स्थिति है 60 से पहले 1950 जब हमें आजादी मिली, बिहार संपन्न राज्यों में ज्यादा उद्योग वाला राज्य था कि नहीं था? गलत कह रहा हूं तो बताइए मुझे। आमदनी बढ़ गई, ये क्या कहते हैं, बजट बहुत बढ़ गया, 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ गया, लेकिन आमदनी लोगों की घटते चली जा रही है। ये लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। तो कहाँ क्या हो रहा है ये स्पष्ट है सारी चीजें। और जो ये जो खोखले वादे जो करते चले जा रहे हैं, जो परिस्थिति धरती पे उसमें बहुत बहुत का फर्क है। अभी कई उपलब्धियां गिनाई इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, हम सब जानते हैं। नहीं आनंद माधव, ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में ही और ब्यूरोक्रेसी के रेड टेपिज्म में बिहार फंसता दिख रहा है क्या शरद? और राज्यों में लगातार हम देख रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करता हूं, दर्शकों के साथ भी, और इसी से सवाल भी जुड़ा है। 1960-61 की बड़ी बात हो रही है। जो पर कैपिटा इनकम थी बिहार की, केरला की 83% थी, केरला के मुकाबले 83%। 23% रह गई 19-20 में। मणिपुर जो बिहार से गरीब था 1960 में, बिहार से 63% ज्यादा संपन्न हो गया।
उड़ीसा जो बिहार से गरीब था 1960 में 44% ज्यादा अमीर हो गया। तो बिहार क्या कर रहा है? उसका संदीप रीजन बहुत अपैरेंट है, बहुत सामने है कि जो व्यक्ति बिहार में पैसा कमाने की क्षमता रखता है, जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास टैलेंट है, वो बिहार से बाहर जाके काम करता है। ये तो बड़ी सीधी। और बिहार में जो रह जाते हैं वो लोग रह जाते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी या तो कम है या वो किसी कारण से काम नहीं कर पाते या बेरोजगार है। मैं जैसे आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं बिहार के, आपने जिक्र किया, मैं सुन रहा था ध्यान से। मेरे भी संदीप बहुत सारे मित्र हैं, खासकर अमेरिका में, और मैंने उनसे स्वयं बहुत बार पिछले 20 सालों में ये मैं जिक्र, आपने आज ये टॉपिक उठाया तो मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया था, क्योंकि ये बात मैं उनसे निरंतर करता रहता था। उन्होंने कहा कि अगर ये टैलेंट, और हैरानी की मैं नाम नहीं ले सकता हूं, उन्होंने ये कहा कि हैरानी की बात, मैं खुद बिहार से हूं, पर ये जो दिमाग आज मैं इस अमेरिका की कंपनी में लगा के आज जो मैंने पूरा सेटअप किया, बहुत अच्छी पोजीशंस पे है, यही आइडिया अगर मैं वहां इंप्लीमेंट कर दूं तो वहां पर वारे न्यारे हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करते आप? उसने कहा कि वो जो आपने सूरत और सीरत की बात करी, वो ठीक वहीं पर आके बात अटक गई। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो जरूरत है, बिहार को एक पीआर एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर जो शाहनवाज भाई अभी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा कदम है ये जो इंडस्ट्री को लाने का, पर उससे पहले एक पीआर एक्सरसाइज जो बिहार की इमेज है, जिसमें देखिए इंडस्ट्री आती है, उसको क्या चाहिए, उसको आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया, मान लिया वो बात को, उसके बाद विंडो के बाद आगे काम चलता है। उसको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उसको इंस्पेक्टर राज नहीं चाहिए, उसको करप्शन नहीं चाहिए, उसको लॉजिस्टिक्स अच्छी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बड़ी कंपनी, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, आपने आईटी की बात करी, मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की भी बात करता हूं, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए टैलेंट और स्किल। तो जब आप किसी को रिलोकेट करके बिहार लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेंगलोर से कोई आके आज पटना में या दरभंगा में काम करे, वो साफ साफ मना कर देता है। तो ऐसे में अगर कंपनी वहां पर प्लांट लगाती भी है संदीप, तो कैसे वो काम करेगी? आप ये देखिए ना, वो कैसे करेगी? उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास वो ब्रेन पावर नहीं वहां आने को तैयार है, वो रिलोकेट होने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक पीआर एक्सरसाइज की, ये मैं आपको, क्योंकि और बहुत उसमें आपने जो बात कही ना, क्योंकि मैं भी बहुत से अपने बिहारी मित्रों से बात करता हूं, आप जो अच्छे ओहदों पर हैं, पैसा भी कमा लिया, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको एक आदमी भी मिला जो बिहार का मूल निवासी है और वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो कहे कि जी मैं बिहार में वापस जाना चाहता हूं और वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता नहीं जाना चाहता। ये तो छोड़िए, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है, वो वापस बिहार ही नहीं आना चाहता है, खुद अपना इंडिविजुअल फैमिली को लेके भी वापस नहीं आना चाहता। वो कहता है साहब अब हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ देख ली बिहार निकल के क्या है, हम वापस उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं दी। इसीलिए मैं बार बार आपका जो सारा वक्तव्य था उसमें मुझे सूरत और सीरत भूलती नहीं है। मुझे लग रहा है एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज चाहिए बिहार को अपनी इमेज सुधारने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल विंडो से आगे बढ़ के आपको विंडो के बाद जो हरकतें होती हैं उन हरकतों पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि हम लगा देते हैं, उसके बाद वहां पर मांगना शुरू हो जाता है, फिरौती शुरू हो जाती है, और दादा अंदर घुस जाते हैं कि भैया यहां तो ये चलेगा, यहां का राज तो हमारे पास है, वो गमछा उठा के वो आ जाते। वो सब चीजें ये कंपनीज को आदत नहीं है देखने की। और जब पैसे मांगे जाते हैं, जब भ्रष्टाचार की बात आती है, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं संदीप जिन्होंने सुना हुआ है, पर उनको ये भाषा और इसीलिए, और मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, ना इसको मैं कमतर आंक रहा हूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तो बहुत बातें हो रही हैं, बाकी किसी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद ही, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, मैं तो मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी लाना चाहता था, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें ग्रोथ, फूड प्रोसेसिंग को बहुत अच्छा है, पर उसमें ग्रोथ की स्पीड आपको स्लो दिखेगी। ये जो इंडस्ट्रीज है, इसमें आप जो काम आप 10 साल में करना चाहते हैं, आपको 3-4 साल में देखने को मिल जाएगा। ये फर्क है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में और मॉडर्न इंडस्ट्री में। और आप टैलेंट को जब तक वहां लाके रोकेंगे नहीं, मुझे लगा उससे भी ज्यादा जरूरत है। आपने जिस ब्रेन ड्रेन की बात करी थी, कि जो बिहार का मेहनती आदमी है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ा लिखा और काबिल और पढ़ा लिखा, वो बिहार से बाहर जिस दिन जाना बंद कर देगा, मैं समझता हूं बिहार की सबसे ज्यादा तरक्की उस दिन शुरू हो जाएगी। 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा गुरु। ये शरद, इज ही हिटिंग द नेल ऑन द हेड कि आप इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, उद्योगपतियों को न्योता दे रहे हैं। सबसे पहले ये जो मानस है ना, ये बदलने की जरूरत है कि बिहार से जो निकले हुए काबिल लोग हैं, जो बिहारी डायस्पोरा है, वो कहे जी अब हमने कमा लिया जो कमाना है, हम अपने घर, अपने प्रदेश आए, हम तो यहां पैसा लगाएंगे और यहीं बसेंगे। असल शुरुआत वहां से होगी। शरद जी का स्वागत है। शरद जी, शहनवाज जी अभी शो में थे, मुझे लगता है कि आज वातावरण में काफी परिवर्तन आया है।
लेकिन संदीप जी, कुछ फैक्चुअल इनकरेक्ट डेटा आया था आपके शो में, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने उठाया था। मैं बता देता हूं, शहनवाज जी किशनगंज से एमपी थे जब वो सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे, और उनके कार्यकाल में ही 2003 में गया का एयरपोर्ट आया था। जो कांग्रेस मूक दर्शक बन करके 15 साल लालू जी के साथ इस देश में भ्रष्टाचार करती रही, बिहार में भ्रष्टाचार करती रही, आज उस कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है राजनीतिक टिप्पणी आरोप करने का। प्रत्यारोप हो जाएंगे। मैं क्लोजिंग कमेंट चाह रहा हूं गुरु आपसे। नहीं। बिहारी वापस जी। बिहार आकर बसने को तैयार हो जाए तो वहां से असल शुरुआत होगी क्या? 20 सेकंड प्लीज। संदीप जी, अगर एम्स बना है पटना में, दरभंगा में, एयरपोर्ट बना है पटना में, दरभंगा में, आज लॉजिस्टिक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी में सुधार हुई है, तो निश्चित रूप से बिहारी अपना मन बना रहे हैं। और आज पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में शहनवाज जी जाकर के यहाँ बिहार का परचम लहरा रहे हैं और बिहार में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे, आज 36,000 करोड़ का हुआ है, कल को 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और बिहार में एक इन्वेस्टमेंट चलिए, तो बिहार में बहार है या बिहार बीमार है, और आने वाले वक्त में उद्योगों की भरमार होगी क्या, इस पर हमारी निगाह लगी रहेगी, क्योंकि हर राज्य जब विकास करेगा तभी असल मायने में देश का विकास होगा। और ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।